2022 एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 ऑफ आवर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और हमारा चैप्टर का नाम है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. सो आई एम अपडेटिंग आफ्टर अ ब्रेक एंड आई थॉट दैट कि व्हाई डोंट आई जस्ट शेयर द नोट्स विद यू पीपल. तो लास्ट 2 दिन से मैं बस नोट्स अपडेट करने में लगी थी एंड हमने कर दिया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आराम से मिल जाएंगे. एंड यस, वी हैव अ गुड न्यूज एज वेल. In this meantime, we have started our crash course also. So crash course से मतलब है स्टडीशिप विद कृति ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को. हालांकि ये पेड क्लासेस होती है. 2 महीने का कोर्स है जिसमें पूरा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा. In case you want to know more about this course, you can just drop me a text on the given number in description box. And here, let's get started with this one. देखो यार, मेरे हिसाब से नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बार मैंने आपके साथ पहले नोट्स पब्लिश कर दिए, फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो अपडेट करूंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा. यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपको बहुत सारे नए टर्म्स उसमें देखने को मिलेंगे. तो देखते हैं. पहली बात तो ये यूएन क्या है. यूएन से हमारा मतलब है यूनाइटेड नेशन. 1945 के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमारा खत्म हो जाता है, वर्ल्ड के लीडर सारे ये डिस्कस कर रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज हटा दे. हमने मैन मेड प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं. हमने जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ लिया, सेकेंड लड़ लिया. भले ही चाहे जितनी बड़ी सुपर पावर से आप इन्वॉल्व हो, लेकिन एक बात पे जो सब पे अग्री कर रहे थे वो ये थे कि डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ है. मोर देन प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ सिविलियन डिस्ट्रक्शन. लाइक जिस तरीके से लोग मारे गए, तो उन पे सवाल उठते हुए लीग ऑफ नेशन, एक जो कि हमारा यूनाइटेड नेशन का प्रोसीडर है, उसको अपग्रेड करते हुए उसका सक्सेसर बनाया गया यूनाइटेड नेशन इन 1945. और यहाँ हम आ जाते हैं. यूएन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूएन का रोल बहुत ही क्रूशियल है व्हेन इट कम्स टू अ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. यूएन का काम होता है, जितने भी मेंबर नेशंस है इसके, वो टुगेदर इन्होंने इसको फॉर्म किया था इन ऑर्डर टू अवॉइड और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी बिग काइंड ऑफ अ वॉर इन फ्यूचर एंड टू मेक श्योर दैट कि सारे मेंबर नेशंस प्रॉब्लम समझे, इन सबको टैकल करें. ठीक है, तो आगे जाने से पहले हम देखते हैं यूनाइटेड सिस्टम और उसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वो कौन से हैं. जब हम बात कर रहे हैं यूएन के, तो इसके डिफरेंट ऑर्गन्स है जो अलग अलग जगह काम करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मेन ऑर्गन माना जाता है, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, 15 मेंबर्स, यानी कि जो 10 हमारे मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं. और जो 5 मेंबर्स हैं हमारे, वो परमानेंट मेंबर हैं. और इनको हम P5 नेशंस भी बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर नेशंस भी बोलते हैं. लाइक दीज कंट्रीज एक्चुअली हैविंग न्यूक्लियर पावर विद देम एंड दे अग्रीड अपॉन टू इट. तो P5 नेशंस अगर हम बात करें तो वो है चाइना, अमेरिका, रशिया, और फिर आता है हमारा यहाँ पे चाइना, अमेरिका, रशिया एंड वी हैव फ्रांस अलॉन्ग विद रशिया. ठीक है, सो आई थिंक आई एम मिसिंग वन. लेट मी राइट. फ्रांस, ब्रिटेन, ओके, रशिया, यूएसए एंड चाइना. नाउ इट्स 5. मुझे नंबर का कंफ्यूजन हो गया. तो ये 5 हमारे नेशंस है. आप किसी भी तरह का एब्रिविएशन बना करके उसको याद कर सकते हैं इन केस कंफ्यूजन होती है आपको. तो इनके पास परमिशन है कि भैया आप रख सकते हो. और ये दावा करते हैं भाई ना, तुम लोग मत न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ. क्यों? क्योंकि ये खतरनाक है. हम रखते हैं तो हम सबकी प्रोटेक्शन करेंगे. दिस इज समथिंग दैट दे गिव एज अ रीजन. तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशन का. दूसरा आती है जनरल असेंबली, जिसमें ज्यादातर कंट्रीज इसके हिस्से हैं. और मेंबर नेशंस, लाइक एवरी कंट्री इज ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज अ पार्ट ऑफ जनरल असेंबली, जिसमें नॉर्मल डेलिब्रेशन होता है, बातें होती है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नाम से समझ में आ रहा होगा. अब चूंकि इंडिया का कोई केस है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का केस है, इंडिया रशिया का केस है, इंडिया अमेरिका का केस है, तो हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि है नीदरलैंड में है, हम वहां पे जाते हैं. सो देयर आर टोटल 15 जजेस comes and next is trusteeship council and फिर आता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भी ज्यादातर मेंबर नेशंस इसका हिस्सा है. ये इकोनॉमी एंड सोशल जो हमारे अफेयर्स है उनको डील करता है एट वर्ल्ड लेवल. एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बट आई वुड लव टू टेल यू पीपल. ट्रस्टीशिप काउंसिल का एक्चुअली एक वक्त काम हुआ करता था, बट सिंस 1995 इनफैक्ट
ये बंद पड़ा हुआ है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन काम था ये चेकआउट करना कि क्या कोई कंट्री दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज कर रही है, अगर कॉलोनाइज किया है तो उसको आजाद कराना। तो लास्ट कंट्री 1995 में बनी थी, तो फिलहाल ये डीएक्टिवेट है। इन फ्यूचर अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती है, कॉलोनाइज करने की कोशिश करती है, ये वाला ऑर्गन हमारे यूनाइटेड नेशन का ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ इट। तो यूनाइटेड नेशन के जो हमारे मेन 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्गन्स हैं, इनका ये काम है। 6 ऑर्गन्स हम कैसे कह रहे हैं, हम सेक्रेटेरिएट को मिला रहे हैं, लाइक मेन पर्सन ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स, जिनको सबको चलाता है वो है सेक्रेटेरिएट हमारा। ठीक है, going ahead with the organs, we need to remember about the agencies as well. Behind these organs, United Nations की बहुत सारी agencies हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं। Let's start with our number 1, which is going to be IMF. IMF से हमारा मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का क्रिएशन मेनली इसलिए हुआ था ताकि ओवरसीज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, ठीक है, और उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। अल्टीमेटली वी कैन से WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दरअसल हमारे गेट का सक्सेसर है। गेट से मतलब है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और ये 1995 में एग्जिस्टेंस में आता है। तो वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमारा मतलब है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने के लिए और ट्रेड करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो इसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है। नॉट टू फॉरगेट, IMF जो है उसमें ज्यादातर मेंबर नेशंस उसका हिस्सा है, एंड G8 मेंबर्स की यहाँ पे ज्यादा चलती है। G8 मेंबर्स से हमारा मतलब है वर्ल्ड की मोस्ट 8 एडवांस्ड इकोनॉमीज, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, ये सारे आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। आई विल बी टेलिंग यू द डिफरेंशिएशन बिटवीन IMF एंड वर्ल्ड बैंक, बट उससे पहले वर्ल्ड बैंक समझते हैं। वर्ल्ड बैंक का क्रिएशन 1944 में होता है। इसका काम है डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोग्राम्स को बूस्ट अप देना और उनको लोन्स प्रोवाइड कराना। मान लो आपको लोन चाहिए तो आप बैंक जाओगे, लेकिन देश को लोन चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, लाइक बहुत बड़ा लोन चाहिए, ठीक है, तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज कैन गो फॉर देयर एनी इकोनॉमिक प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम्स, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, दे कैन गो फॉर इट। वर्ल्ड बैंक उनको लोन प्रोवाइड कराता है एट चीपर इंटरेस्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक NGO है जिसका मेनली काम ये है कि सरकार जो अपने सिटीजन्स के साथ एट्रोसिटीज कर रही हैं तो उनकी तरफ ध्यान दिलवाना, एंड सो दैट पीपल मे लर्न दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट टू फॉरगेट इट, इसने कई सारे केसेस में जो हमारी ग्लोबल मीडिया है उसका अटेंशन खींचा है। नाउ ह्यूमन राइट वॉच इज अनदर, और यू कैन से वन ऑफ द बिगेस्ट NGO ऑफ आर अमेरिका। ये गवर्नमेंटल है, ये नॉन गवर्नमेंटल है। तो इसने भी जो मेंबर नेशंस अपने खुद के लोगों के साथ जो है उनके ह्यूमन राइट्स ऑप्रेस कर रहे हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज कर रहे हैं, उसको लेकर के ये आवाज उठाती है। इसने बहुत सारे केसेस हाईलाइट किए हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर से लेकर के जो लैंड माइंस में जबरदस्ती बच्चों से काम करवाया जाता है, और बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दिया है। अभी हम बात करते हैं IAEA, सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये दावा करती है, ये 1957 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन हुआ था इसका, और ये कहती है कि भैया हम ना मेनली ये फोकस करते हैं कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसका सेफर यूज हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक एनर्जी का सेफर यूज हो ही नहीं सकता, बिकॉज इन इटसेल्फ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट राइट, तो उन्होंने ये क्लेम किया था दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स फॉर पीस, तो हम एटम्स का इस्तेमाल पीस के लिए करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पीस के लिए करेंगे, बट जो कि नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो डिस्ट्रक्शन होगा। एक क्लासिक एग्जांपल बताती हूँ, हालांकि वो इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे जितने कि आज प्रेवलेंट है, बट अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराए थे, और उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा डीप हुआ था कि सालों तक वहां के लोग उस घटना से जूझते रहे। इनफैक्ट आज भी उसका असर देखा जा सकता है उन पर्टिकुलर सिटीज पे। सो नाउ यू इमेजिन दैट ये कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दीज एजेंसीज। नॉट टू फॉरगेट IMF एंड वर्ल्ड बैंक में अगर कोई डिफरेंस है, IMF भी लोन प्रोवाइड कराती है, वर्ल्ड बैंक भी लोन प्रोवाइड कराती है, बट वर्ल्ड बैंक मेनली फोकस करता है डेवलपिंग नेशंस पे,
लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। वर्ल्ड बैंक को ज्यादातर मामलों में ये करार दिया गया है, जब आप किसी की सिचुएशन का फायदा उठाते हो वो गलत है। लाइक आप मदद तो कर रहे हो बट उसकी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। वर्ल्ड बैंक जो पुअर नेशंस को देखता है, उनको मदद की जरूरत है, पैसे चाहिए है, वो एक तरह का नियो कॉलोनियलिज्म आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्रिवलेंट हो जाता है। आई मीन टू से वर्ल्ड बैंक उन पुअर नेशंस को जो है पैसे देता है, साथ ही साथ सजेशन देता है दैट आप अपना मार्केट खोल दीजिए, फ्री इकोनॉमी कर दीजिए, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज आ सके, आप क्या इन्वेस्ट करें। नाउ यू माइट बी थिंकिंग ये तो अच्छा है, एमएनसीज आ रही है वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, बट अगर आप इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज अब डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, स्पेशली इन अ पोजीशन जब वो खुद को प्रोटेक्ट करने की हालत में नहीं है, तो वो एक तरह का इनडायरेक्ट इन्वेजन कहलाता है, ना कि मदद कहलाती है। तो इसको इस बात के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। IMF भी लोन प्रोवाइड कराता है, बट ना ये क्या करता है, ये कंट्रीज के जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या इकोनॉमी इनकी ठीक चल रही है, क्या इकोनॉमी डूब रही है, अगर डूब रही है तो IMF उनको सजेशन देगा, तो ये करते हैं। तो ये डेवलप्ड नेशंस के लिए मेनली फोकस करते हैं। दिस इज मोर अबाउट द डेवलपिंग नेशंस। So I hope that कि इतना डिफरेंस आपके लिए क्लियर होगा। Otherwise you can also check out my detailed video that I made for it, but for now I am not going to give you suggestion regarding it. नेक्स्ट हम देखते हैं 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स। तो यूएन को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है कि भैया आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो प्रॉब्लम है। वो क्या क्या है, 2 रिफॉर्म यहाँ पे सजेस्ट किए गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, जो इसका स्ट्रक्चर है, लाइक इन्होंने क्या किया ना, सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर रखे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर रखे, जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। सो दे आर आस्किंग अबाउट, लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर आस्किंग टू यूनाइटेड नेशन। पहली बात तो ये आप अपना ये ज्यूरिडिक्शन बढ़ाइए और इसमें मेंबर नेशंस को बढ़ाइए, क्योंकि ये जो 5 कंट्री मैंने बात की है इन्हीं का डोमिनेशन चल रहा है इनडायरेक्टली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस को थोड़ा सा इवॉल्व किया जाए। दूसरा हम बात कर लेते हैं रिव्यू ऑफ द इशू। आप बात कर रहे हैं, यू आर द हेड ऑफ योर फैमिली एंड जस्ट सेइंग दैट कि देखो जब आप लोग बहुत ज्यादा मारपीट करने लगो तब जाके मैं बोलूंगी, ठीक है, या बोलूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन एनी अदर मैटर। इफ यू आर claiming that you are head of the family, so if there's anything that's going to trouble to your family members, you are supposed to talk about it, not to wait for the moment कि जब एक एक्सट्रीमिटी हो जाएगी तब आप बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन का काफी समय तक जो ज्यूरिडिक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड रहा है। मतलब यूनाइटेड नेशन को पता है कि भैया म्यांमार में जो यहाँ के रोहिंग्यास मुस्लिम है उनके साथ गलत कर रही है सरकार, उनको जो है जबरदस्ती पुश आउट कर रही है, बट स्टिल यूनाइटेड नेशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग बिग फॉर इट। सो इट्स अ प्रॉब्लम। यूनाइटेड नेशन को अपना रिव्यू ऑफ ज्यूरिडिक्शन करना चाहिए, उसका दायरा क्या आता है वो बढ़ाना चाहिए, इस पर जो है बात हुई है। सो ये 2 बेसिक तरीके के रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए हैं। एक और चीज, शायद आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें से क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जो एनसीईआरटी में स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए हटा दिए गए हैं, बट आई एम स्टिल टीचिंग दोस, सो इफ यू वांट टू स्किप यू कैन, बिकॉज देयर आर आल्सो अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मीडियम, क्योंकि बिहार बोर्ड का, एमपी बोर्ड का और अदर बोर्ड्स का सिलेबस बहुत तक मैच करता है, इसलिए मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ। इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल इफ यू वांट टू स्किप द वन। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रिफॉर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल को इसको एक्सपेंड करने की बात की गई है कि until unless we are not going to expand it, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप देखें कि यूनाइटेड नेशन प्रॉपरली रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पार्शियल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और जहां पे यूरोपियंस पावर का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है, यूरोपियंस और अमेरिकन का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूएन को काफी बात की गई है कि इसका ज्यूरिडिक्शन बढ़ाना चाहिए, तो बहुत सारे सजेशंस दिए गए, उनमें से कुछ सजेशंस की हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज दैट, पहले बात तो पीस बिल्डिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट करो, उससे जो है बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट को टाला जाएगा। दूसरा, डेमोक्रेटिक फंड करो। आपको एक बात बता देती हूँ, डिस्पाइट बीइंग यूनाइटेड नेशन क्यों यूरोपियन नेशंस की चलती है, क्योंकि आपके अगर मोहल्ले में या सोसाइटी में मान लीजिए गणेश उत्सव हो रहा है या नवरात्रि हो रही है, जिस घर से चंदा ज्यादा जाएगा कहीं ना कहीं बात भी उसकी मानी जाएगी। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दे आर गिविंग सजेशन नॉट, बट इफ दे से दैट कि अरे ना ये वाली मूर्ति मत लाना, ये महंगी वाली लाना, इस तरह की डेकोरेशन करना, वैसा करना, ये करना, people are going to follow it because major donation वहीं से आ रहा है। तो यूरोपियन नेशन ज्यादा डोनेशंस दे रही हैं, ज्यादा फंड देती हैं, तो चलती भी इनकी है। जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारा IMF है ना,
उसमें 16 पॉइंट समथिंग जो हमारा रेवेन्यू है और फंड है वो तो अमेरिका से ही आता है, अमेरिका का शेयर है इसमें, तो अमेरिका की क्यों नहीं चलेगी? अगर भैया वर्ल्ड बैंक में जो सबसे ज्यादा फंड दे रहा है वो बोल दे कि इस पर्टिकुलर कंट्री को मत देना, तो कहीं ना कहीं जो देने वाले होंगे उन्हें सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कंप्लीटली नहीं देंगे, बट दे हैव टू थिंक अबाउट इट। अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड ट्रेड वॉर चला था हमारा, ठीक है, जिसमें अमेरिका और चाइना हाईलाइटेड थे। तो जब और मेन प्रॉब्लम जो है वो इराक से थी। अगर अमेरिका ने बोला कि भाई जो इराक से कर रहा है ना अपना सब कुछ ट्रेड, वो मेक श्योर करे कि इनसे ना करे वरना हमसे ना करे, तो जो भी कंट्री बीच में थी इंक्लूडिंग इंडिया, दे हैव टू थिंक ट्वाइस कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर हमने इराक से कर लिया तो अमेरिका क्या करेगा? अरे भाई बहुत बुरा होगा, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग इट। तो ये होता है। दूसरा, एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर साल जो है गोल्स डिसाइड किए जाएं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इसको अचीव किया जाए, अदरवाइज इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम एज वेल। सिक्स्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी टॉपिक्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया रिफॉर्म्स। यूनाइटेड नेशन को क्या रिफॉर्म सजेस्ट करता है इंडिया? India is one of the aspiring country who actually want to be a part of this Security Council and claims that कि हमारे पास वो सारे के सारे क्वालिफिकेशन है जो आप मांगते हो। जैसे कि यूनाइटेड नेशन में बात की गई है उन मेंबर नेशंस को मौका देना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनने का, जो मेजर इकोनॉमिक पावर है, जिनकी मिलिट्री स्ट्रांग है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हैं, जो रियल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें बिलीव करते हैं, रेगुलर फंड देते हैं यूनाइटेड नेशन को। ये सारे क्राइटेरिया लिखे गए थे। और सबसे जरूरी बात, डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हो और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो, तो इंडिया करता है। तो इंडिया ये क्लेम करता है कि भैया हमें क्यों नहीं बनने देते हो, हम तो सारा एलिजिबल है, यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताती है, यूनाइटेड नेशन का इंडिया बन सकता था परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, बट इंडिया ने उसको खुद मना कर दिया था, क्योंकि इंडिया जब नया नया आज़ाद हुआ था इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, एंड फिर चाइना बन गया था, एंड नाउ वी सी दैट कि अब इंडिया को जगह नहीं मिल रही है वहाँ पे, एंड इंडिया स्ट्रगलिंग अबाउट इट। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि दो इंडिया सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो फिर लिस्ट में तो और भी कंट्रीज हैं। जापान खड़ा है, जापान कह रहा है भैया हम तो मोस्ट द ओनली डेवलप्ड कंट्री इन एशिया, तो हम क्यों नहीं वहाँ पे। फिर बाकी नेशंस आ जाएंगे, फिर वी हैव पाकिस्तान एज वेल, जो क्वालिफाई जरूर नहीं करेगा पर टांग तो अड़ा ही सकते हैं ना, तो वो यहाँ पे चल रहा है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड इंडिया कंप्लीटली सेज दैट यूनाइटेड नेशन बीइंग वेरी डिस्क्रिमिनेटिव इन इट्स नेचर, हाउएवर इट शुड नॉट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही इसीलिए बनाया गया था कि सबके इंटरेस्ट की बात हो सके, ना कि वही जो डोमिनेंट रही है अभी तक की पावर उनकी बात हो सके। सो दिस इज व्हाट इज योर होल चैप्टर। मैंने शायद ये वाला चैप्टर थोड़ा जल्दी में पढ़ाया, आई डोंट नो, यू कैन टेल मी। ऑल्सो देयर इज वन क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे ना बताना चाहिए था उसका आंसर, बट नहीं बताया। आई जस्ट टोल्ड यू पीपल द यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो है इसके सेक्रेटेरिएट। तो अभी करेंट सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशन के कौन है? ये मोस्ट प्रोबेबली पुर्तगाल से है, इतना मैंने हिंट दे दिया है। अब आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कोर्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग, क्रैश कोर्स, लाइव क्लासेस फ्रॉम NCERT, so and so. You can just text me onto the given number in description box. So bye bye for now, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।